क्लास में ऐसा कोई ना है जो बीच बीच में अपना म्यूट कर दे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 आईपीसी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेक्शन 6 से सेक्शन 19 तक कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 18 जिसमें इंडिया को डिफाइन किया गया है, जिसमें टर्म इंडिया डिफाइन की गई है, तो हमने उस पर बहुत सारा डिस्कशन किया था। काफी लोगों ने बताया था कि उनके पास नया वाला बेयर एक्ट है जिसमें इंडिया की डेफिनेशन वही है जो पहले थी, अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं ये चीज कि इंडिया की डेफिनेशन में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, और ना ही ऐसा है कि जो है बेयर एक्ट वो अंदर से अमेंड करके नहीं दे रहे, पुराना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कंफर्म कर लिया है इस चीज को, जजेस से भी पूछ लिया है एक दो, और जो ऑथेंटिक बेयर एक्ट गवर्नमेंट की साइट पर डले होते हैं, हमारे ग्रुप में एक है हिमांशु जी, उन्होंने बताई थी साइट, गवर्नमेंट साइट, उस पर जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट होता है वो डला हुआ होता है। वो बैरेक्ट भी मैंने चेक कर लिया है। तो इंडिया की जो परिभाषा है धारा 18 में, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। यानी कि यदि इंडिया की परिभाषा पूछी जाए तो इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। तो यदि डेफिनेशन इंडिया की पूछी जाए और वो ऑप्शन पूछे, तो जब तक संशोधन नहीं हो जाता है, जब तक हमें यही लगाना पड़ेगा कि इंडिया के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य का क्षेत्राधिकार नहीं मान रही है आईपीसी अभी भी। ठीक है, तो अब ये लेजिस्लेचर का काम है। जब तक लेजिस्लेचर अमेंडमेंट नहीं कर देगी, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यही टिक करना पड़ेगा। तो आप लोगों को अभी अपन तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी करना है। तो बस आपको ये याद रखना है कि आईपीसी के अंतर्गत इंडिया की परिभाषा में अभी भी जम्मू कश्मीर इंक्लूड नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 19 हमने जज पढ़ लिया था, आज हमें पढ़ना है 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। और जो सेक्शन 21 रहेगी पब्लिक सर्वेंट, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए सेपरेट क्लास लेंगे, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो हम आज 20 पढ़ेंगे और 20 के बाद 22 से कंटिन्यू करेंगे। तो स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं आप लोगों के साथ पहले। सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेक्शन 20 बात करती है न्यायालय क्या है, कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। तो इन्होंने कहा है द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, और a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। इन्होंने कहा है कि न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकतः कार्य कर रहा हो द्योतक है। मीन्स कोई सिंगल जज हो, जब कोई सिंगल जज जुडिशियली अपना काम कर रहा है, मतलब कोर्ट में बैठा है, अपनी प्रोसीडिंग कंटिन्यू सुन रहा है, हियरिंग सुन रहा है, जो भी जो एज अ जज उसको बाय लॉ एम्पावर्ड किए गए हैं जो फंक्शंस, वो उस तरीके से कार्य कर रहा है सिंगल कोई जज, या फिर बॉडी ऑफ जजेस, मतलब बेंच, एक 3 जजेस की बेंच है, 7 जजेस की बेंच है, तो बॉडी ऑफ जजेस मतलब न्यायाधीश निकाय, तो वो मिलकर के कोई अपना जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं जो उनको लॉ ने एम्पावर्ड किया है। तो वो जज और बॉडी ऑफ जजेस जब ऐसे जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं, तब उनको कहा जाता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो न्यायालय का मतलब क्या होता है, चाहे एक अकेला न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय, जब भी वो अपना लॉ के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं, न्यायिकतः जब वो कार्य कर रहे हैं कोर्ट में बैठकर, तब कहा जाता है कि वो क्या है, न्यायालय है। अब इसके साथ एक इलस्ट्रेशन भी जुड़ा हुआ था, पहले वो हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर इसमें रिलेटेड एक मैगजीन है वो देखेंगे। इलस्ट्रेशन में इन्होंने कहा है अब पंचायत अंडर रेगुलेशन 7
of 1816 of Madras Court having power to try and determine suit is a court of justice. मद्रास संहिता के सन 1860 के विनियमन 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसमें वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है न्यायालय है। तो मतलब आपको कुल मिला के यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन बस याद रख लेना कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो वैसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि अब ना तो ये कोड एग्जिस्टेंस में है और ना इसकी कोई वैलिडिटी है। तो पंचायत वर्ड याद रख लीजिए कि अगर पंचायत जब काम कर रही है तो क्या वो कोर्ट मानी जाएगी, तो मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत उन्होंने कहा है मानी जाएगी। बस ये आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे, इसलिए इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब सेक्शन 20 से रिलेटेड एक मैगजीन है, वो आप लिख लीजिए। ये मैगजीन दी है जस्टिस कोक ने, ठीक है। तो जस्टिस कोक की ये मैगजीन है, लिखिए ए मतलब सिंगल ए, क्यूरा QURA, मैं स्पेल कर देती हूँ, आप लोग लिखते जाइए। क्यूरा CURA क्यूरा, क्यूया QUIA क्यूया, इन IN क्यूरिस CURIS, पब्लिक PUBLIC, पब्लिक पब्लिक, is क्यूरस CURAS, गारेबेंट GAREBANT, गारेबेंट GAREBANT, गारेबेंट, ठीक है। मैं इसको एक बार ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो। हिंदी में इस मैगजीन का मतलब है न्यायालय ऐसा स्थान है जहां न्याय की न्यायिकता पूर्ति की जाती है। न्यायालय ऐसा स्थान है जहां न्याय की न्यायिकता पूर्ति की जाती है, ठीक है। ये मैगजीन जस्टिस कोक ने दी थी। आगे बढ़ते हैं हम। 21 हम पढ़ेंगे सेपरेट क्लास में, हम पढ़ेंगे 22 से। सेक्शन 22 डिफाइन करती है मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी है जंगम संपत्ति। क्या कहा है आईपीसी के अंतर्गत, इन्होंने कहा है कि द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड corporeal property of every description except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth, ठीक है। हिंदी में इन्होंने कहा है कि जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशयित है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इनके अंतर्गत नहीं आती। तो मूवेबल प्रॉपर्टी को ये क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है, जितनी भी मूर्त संपत्ति है, टेंजिबल प्रॉपर्टी है। टेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब जो देखी जा सकती है, छुई जा सकती है, वो प्रॉपर्टी टेंजिबल प्रॉपर्टी, ठीक है, मूर्त संपत्ति। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं आएगा, लैंड नहीं आएगी, भूमि नहीं आएगी, भूमि से जुड़ी हुई चीजें नहीं आएंगी, जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में दरवाजे हैं, खिड़कियां, ये सब नहीं आएगा, है ना। भूमि से जुड़ी हुई कोई भी चीज नहीं आएगी। भूमि से जुड़ा हुआ कोई पेड़ है, जब तक वो भूमि से जुड़ा हुआ तब तक वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाता, जंगम संपत्ति नहीं कहलाता। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में वहां देखेंगे। भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीज, मतलब जो भूबद्ध चीज है, भूमि से जुड़ी हुई चीज है और उससे भी रिलेटेड कोई चीज है, तो वो भी नहीं आएगी। इसको हम टीपीए में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, आराम से, ठीक है। तो अभी आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि आईपीसी में मूवेबल प्रॉपर्टी को कहाँ डिफाइन किया गया है, 22 में, और इसमें इंक्लूड होती है हर प्रकार की मूर्त संपत्ति। बस जो एक्सेप्ट है वो याद रखना, भूमि और भूमि वे चीजें जो भूबद्ध हो
या भूमध्य किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीज इसके अंतर्गत नहीं आती। बस पॉइंट बना के सीधा का सीधा आपने कहीं पर अगर आप नोट्स बनाते हो तो बस ऐसे लिख लिया करो कि जंगम संपत्ति सेक्शन 22 क्या आता है, मूर्त संपत्ति क्या नहीं आता, 3 पॉइंट्स में लिख लिया, खत्म। यही तो नोट्स होते हैं, बस ऐसे नोट्स तैयार करते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगर मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी पूछेंगे तो वो टीपीए में से पूछेंगे, यहाँ से नहीं पूछेंगे। एमपी जुडिशरी में, अब एमपी एडीपीओ में तो आना नहीं है टीपीए, तो फिर यहाँ से पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन। 23 में सिर्फ रॉन्गफुल गेन, सदोष अभिलाभ को डिफाइंड नहीं किया गया, इसमें बहुत सारी चीजें डिफाइंड की गई हैं 23 में। इन्होंने पहले सदोष अभिलाभ को, फिर सदोष हानि को यानी कि रॉन्गफुल लॉस को डिफाइंड किया है। उसके बाद गेनिंग रॉन्गफुली और लॉसिंग रॉन्गफुली, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, इसको भी डिफाइन किया है। ठीक है ना, इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। पहले तो यही याद रखना है कि 23 में 3 चीजें डिफाइंड है, एक तो सदोष अभिलाभ, एक तो सदोष हानि, दूसरा सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, गेनिंग रॉन्गफुली और लॉसिंग रॉन्गफुली। देखते हैं क्या है। रॉन्गफुल गेन क्या होता है, सदोष अभिलाभ। रॉन्गफुल गेन इज गेन by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। सदोष अभिलाभ को कह रहे हैं ये कि सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में से कोई एक पर्सन कुछ ना कुछ बेनिफिट ले रहा है, लेकिन वो जो बेनिफिट ले रहा है वो उस बेनिफिट लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है और वो बेनिफिट अनलॉफुल तरीके से ले रहा है। ठीक है, एक कोई पर्सन है जो किसी भूमि पे से कोई ना कोई लाभ प्राप्त कर रहा है और पहली बात तो वो लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है, हकदार ना होने के बावजूद भी वो लाभ प्राप्त कर रहा है, वो भी विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, रॉन्गफुल गेन कहलाता है। इससे रिलेटेड और सेक्शंस हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना, बस आपको इसके कीवर्ड्स याद रखने हैं कि अगर वो आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे प्री में, एडीपीओ के हिसाब से भी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो एडीपीओ के हिसाब से सिर्फ आपका प्री होना, ऑब्जेक्टिव्स आना, तो वो दिमाग में बिठाइए। रॉन्गफुल गेन मीन्स अनलॉफुल मीन्स के द्वारा हुआ हो, पहला पॉइंट। ऐसे पर्सन ने गेन किया हो जो उसको पाने के लिए लीगली एंटाइटल्ड नहीं है, विधिक रूप से हकदार नहीं है, विधि विरुद्ध साधन द्वारा संपत्ति पे अभिलाभ प्राप्त करना क्या कहलाता है, रॉन्गफुल गेन। बस खत्म। आगे रॉन्गफुल लॉस क्या है, अब सदोष हानि। wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। अब यहाँ पे क्या है, सदोष हानि हो रही है, रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, तो जो रॉन्गफुल लॉस उठाने वाला पर्सन है वो लीगली एंटाइटल्ड है, लेकिन ये जो रॉन्गफुल लॉस उसको हुआ है वो अनलॉफुल मीन्स के कारण हुआ है, अवैध तरीके से, अवैध विधि विरुद्ध साधनों से संपत्ति में जो हानि हुई है। तो जिस पर्सन को हानि हुई है, जैसा जो ऊपर रॉन्गफुल गेन हो रहा था ना, तो जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उसको क्या हो रहा है भाई, एक तो बेनिफिट उठा रहा है, तो जो बेनिफिट उठा रहा है उसको तो रॉन्गफुल गेन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में जिसकी प्रॉपर्टी थी उसको तो लॉस हो गया ना, तो उसकी तो हानि हो गई, तो वो तो हानि उठाने के लिए लीगली एंटाइटल्ड है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी थी। तो अगर फायदा उठाया है तो रॉन्गफुल गेन है, लेकिन जिसने फायदा उठाया वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी से उसने फायदा उठाया है तो उसको रॉन्गफुल लॉस हो गया क्योंकि रॉन्गफुल अनलॉफुल मीन्स द्वारा उठाया गया था, लेकिन बेचारा उसकी प्रॉपर्टी थी तो वो लीगली तो एंटाइटल्ड है, तो उसको तो मतलब लीगली एंटाइटल्ड है वो प्रॉपर्टी के लिए, पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। तो वो जिसको उसको जो हानि हुई है वो हानि उठाने के लिए लीगली एंटाइटल्ड था क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी थी और उसको बेनिफिट जो सामने वाली पार्टी ने उठा लिया तो उसको रॉन्गफुल लॉस हो गया क्योंकि वो उठाया था अनलॉफुल मीन्स द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ ना, इसको अपोजिट कर लेते हैं, मतलब
रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन करने वाला व्यक्ति है, उसने किसी की प्रॉपर्टी से रॉन्गफुल गेन उठाया, अनलॉफुल मीन से उठाया, उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी, हकदार नहीं था, तो रॉन्गफुल गेन हो गया। लेकिन जिस पर्सन की प्रॉपर्टी से तुम ले रहे हो लाभ, बेचारे उसकी तो प्रॉपर्टी, मतलब वो लीगली एंटाइटल्ड हो गया लॉस उठाने के लिए, ठीक है, तो ये हो गया रॉन्गफुल लॉस। अब है गेनिंग रॉन्गफुली और लॉसिंग रॉन्गफुली, ये पढ़ लीजिए, पूरी सेक्शन समझ में आ जाएगी ये वाली। अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली, अब देखिए कब कहा जाएगा कि कोई पर्सन जो है वो लाभ उठा रहा है रॉन्गफुल तरीके से। अ पर्सन इज सेड टू गेन wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully. A person, ये हो गया gaining wrongfully, वो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है, और तब भी जबकि वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है। मतलब कोई एक पर्सन किसी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल तरीके से अपने पास चुपचाप रख के बैठ जाए, या कोई एक पर्सन किसी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल तरीके से अपने पास एक्वायर कर ले, अपने पास रख ले, तो वो कहलाता है रॉन्गफुल गेन। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड से कोई बुक पढ़ने के लिए मांगी थी 10 दिन के लिए, आप पे ट्रस्ट करके आपके फ्रेंड ने आपको कोई बुक दे दी, आपने पढ़ने के लिए ले ली। अब आपके मन में कपट आ गया और आपने सोचा कि 10 दिन हो गए, दोस्त भूल गया होगा, ये बुक मैं अपने पास रख के रखता हूँ, तो आप वो बुक चुपचाप अपने पास रख के रखे हैं। अब वो प्रॉपर्टी किसी और की थी लेकिन आपने रिटेन करके रख ली रॉन्गफुल तरीके से, तो क्या हो गया, रॉन्गफुल गेन, ठीक है। अब एक्वायर कर ली, आपके पड़ोस का मकान था, पड़ोस के जो मकान मालिक थे वो बाहर रहते थे, यहाँ पे देख रेख करने वाला कोई नहीं था, पहले किराएदार थे, किराएदार खाली करके चले गए, काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ था, आपके मन में लालच आया, आपने धीरे से कब्जा कर लिया उनके मकान पे, उनको भनक नहीं लग पाई कि आपने कब्जा कर लिया, और बाद में काफी टाइम तक आप कब्जा कर रहे, क्योंकि वो बाहर थे, तो ऐसा कुछ हुआ कि काफी टाइम तक वो आ नहीं पाया, उनको पता नहीं पड़ पाया, लेकिन आप एक्चुअली में हकदार है नहीं, लेकिन आपने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, आपने एक्वायर कर ली, वो पोजीशन में अपने ले ली, तो ये क्या हो गया, आपने ये भी क्या किया, रॉन्गफुल गेन, ठीक है ना, एक्वायर कर ली प्रॉपर्टी किसी की। आगे देखते हैं लॉसिंग रॉन्गफुली, और क्लियर हो जाएगा अब कैसे हानि हो रही है। अ पर्सन इज सेड टू लॉस wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of his property. बिल्कुल आसान शब्दों में बता दिया उन्होंने। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित कर दिया जाता है। मतलब आपने किसी पर्सन को जिसकी प्रॉपर्टी है उसको उसकी प्रॉपर्टी से कैप्ट आउट कर दिया, बेदखल कर दिया वजनदारी में। आप भाई अपने कॉलोनी के मोहल्ले के गुंडे दादा हो, आप पहुंचे, बूढ़े बूढ़ी रहते थे एक मकान में, उनका मकान था, बारिश वारिश कोई था नहीं, आप गए, आपने निकाल के बाहर क्या कब्जा कर लिया, ये क्या करा आपने, आप उसकी प्रॉपर्टी से उन्हीं को निकाल दिया, रॉन्गफुली कैप्ट आउट कर दिया। तो सामने वाले बूढ़ा बूढ़ी जो थे, कपल जो था, उसको क्या हो गया, रॉन्गफुल लॉस हो गया, उनको तो सदोष हानि हुई है ना, वो तो लीगली एंटाइटल्ड थे अपनी प्रॉपर्टी के लिए। देखो रॉन्गफुल लॉस भी क्लियर हो गया ना ऊपर वाला। या फिर एज वेल एज when such person is wrongfully deprived of property, वही सेम चीज बोली, kept out of property, मतलब आपने उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया सामने वाले को, या आपने उसकी वंचित कर दिया, या मतलब पूरी तरीके से आपने कैसे भी करके अपने नाम करवा ली, उसको अपने बातों में ले लिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स बताया और कुछ करवा के अंगूठा लगवा लिया, चुपचाप अनपढ़ था तो अपने क्या कर दिया, उसकी कैप्ट आउट कर दिया और सदोष वंचित कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 24, डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली, बेईमानी से। ये क्या होता है, ये आसान भाषा में तो भाई सबको पता है कि ये क्या होता है। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person, ये देखिए वही टर्मिनोलॉजी आ रही है जो हम पढ़ चुके हैं, और wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है
कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। सिंपली अब आप किसी के साथ बेईमानी करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, तुम बेईमानी कर रहे हो तो तुम्हें रॉन्गफुल गेन हो रहा है, और जिसके साथ बेईमानी कर रहे हो उसको रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। वही वाला एग्जाम्पल कि कोई बूढ़ा बूढ़ी अपने मकान में रह रहे थे, तुम गए, तुमने उनको अपनी बातों में लिया, अरे अंकल जी आंटी जी बहुत दिन तक पहले तो सेवा करी, और फिर चुपचाप उनसे कागजात बनवा के अंगूठा लगवा लिया, तो बेईमानी से तुमने अपना उनका मकान अपने नाम करवा लिया। तो तुमने ऐसा बेईमानी पूर्वक काम किया, तो क्या करा, उनसे तुमने उनकी प्रॉपर्टी हत्या ली, है ना। तो रॉन्गफुल गेन तुम्हें हो गया, लेकिन सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस हो गया, तो ये हो गया डिसऑनेस्टली, ठीक है ना। इसको बिल्कुल भी इसकी सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वर्डिंग्स पे जाना है कि ऑब्जेक्टिव बन जाए, लेकिन उलझना नहीं है इसमें, क्योंकि आईपीसी की ये सेक्शंस जो है ना, ज्यादा अगर हम इसको सोचेंगे ना ऐसा ऐसा तो बहुत ज्यादा उलझ जाओगे तुम लोग। तो इसलिए सिर्फ इसकी लैंग्वेज पे कि भैया डिसऑनेस्टली क्या होता है, जब कोई पर्सन कोई ऐसा काम करता है जिससे एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन करा दे और उससे दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो जाए, तो वो काम उसने बेईमानी से किया है, बात खत्म। इतनी जो इसके की पॉइंट्स है वो दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। ऐसा काम, पहले तो वो एक काम होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए। वो एक्ट कैसा होना चाहिए, वो एक्ट ऐसा होना चाहिए कि एक पर्सन को आप रॉन्गफुल गेन करा रहे हो और दूसरे पर्सन को आप रॉन्गफुल लॉस करा रहे हो। जब आपने ऐसा काम कर दिया तो वो आपने डिसऑनेस्टली कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं टाइम दूंगी आप लोगों को लास्ट में डाउट पूछने का, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, परेशान मत होना। 25 फ्रॉडुलेंटली, कपट पूर्वक, बहुत मिलते जुलते हैं। अभी बेईमानी पढ़ा, अब कपट पढ़ रहे हैं। भाई बेईमानी भी वही चीज है, कपट पूर्वक भी वही चीज है, क्या अंतर है, लेकिन अंतर है ना, तभी तो डिफाइंड किया गया है। fraudulently, a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud, but not otherwise। कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है या अन्यथा नहीं। मतलब आपने धोखा दे करके कोई काम किया है, यहाँ पे बल का प्रयोग नहीं किया आपने। आप ऐसा नहीं है कि आप मोहल्ले के गुंडे और आप गए और आपने घसीट के बाहर निकाल दिया किसी को उसके घर से, तो वो कपट नहीं है, ध्यान रखना, वो फोर्सफुली एक्ट है। कपट मतलब वही बरगला करके आपने क्या करवा लिए, साइन करवा ली। धोखा देकर आपने क्षति कारित कर दी, किसी को इंजुरी कर दी, तो वो क्या कहलाती है, फ्रॉडुलेंट कहलाता है। एक कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, मतलब आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे सामने वाले को धोखा देकर के ऐसा काम करवाना है, क्योंकि इसमें वर्ड यूज्ड है, विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड। कपट करने के आशय से यदि आपने काम किया है तो वो फ्रॉडुलेंट है, तो इसमें ये अंडरलाइन कर लीजिए, विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड। अब यदि आपके एग्जाम में डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली पूछ ले और आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं, कैसे नहीं होंगे, पहली बात तो सेक्शन बेस्ड पूछेंगे तो आपको सेक्शन बेस्ड याद रखना है कि डिसऑनेस्टली डिफाइंड है 24 में, फ्रॉडुलेंटली डिफाइंड है 25 में, बेईमानी 24 में और कपट पूर्वक 25 में डिफाइंड है, ठीक है। पहले तो इसमें डेफिनेशन बाय सेक्शन ही पूछते हैं, ये याद रखना है। फिर ऊपर हमने पढ़ा है कि whoever does anything, वहां पे बात करिए कोई भी व्यक्ति, मतलब वहां पे ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ डायरेक्टली करें, कोई थर्ड पार्टी भी दो लोगों के साथ ऐसा काम करवा सकता है कि एक को लाभ हो जाए और एक को हानि हो जाए, तो भी बेईमानी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पर्सनली होता है, फ्रॉडुलेंटली आपने खुद कपट करने, क्योंकि इसमें अ पर्सन लिखा हुआ है ना, कोई व्यक्ति कपट करने के आशय से, तो बस सीधा सा जहां पे आपको ये मिल जाए कि विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, ये वर्ड्स पकड़ लेना तुरंत। कपट करने के आशय से कोई कार्य किया है तो वो क्या है, तुरंत फ्रॉडुलेंटली है। विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड तो वो फ्रॉडुलेंटली है, ठीक है। और एक पर्सन को रॉन्गफुल लॉस और एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन कराने के लिए किया है, तो क्या है, वो डिसऑनेस्टली है। बस दिमाग में बैठ गया होगा आई थिंक। इसको एक बार क्लास खत्म होने के बाद खुद से पढ़ना
और जैसा जैसा मैं बताते जा रही हूँ वैसा वैसा दिमाग में बैठाते जाना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, कपट करने के आशय से काम, फ्रॉडुलेंटली, एक पर्सन को हानि और एक पर्सन को लाभ कराने के लिए काम किया गया है तो डिसऑनेस्टली, लेकिन रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक केस है, लिख लीजिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में कहा गया था कि धोखा और क्षति कपट के अंतर समाहित है। फ्रॉडुलेंटली इंक्लूड्स डिफ्रॉड एंड इंजुरी, ठीक है। कपट के अंतर्गत धोखा और क्षति समाहित होती है, ये इस केस में डिसाइड किया गया था, डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 26, रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव। इसमें कहा है कि अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब यह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखता है, अन्यथा नहीं। इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग, मतलब आप कब कहेंगे कि आप, क्योंकि जितने भी प्रोविजंस पढ़ेंगे, अभी जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, अभी जब हम सीपीसी पढ़ रहे थे तो बहुत सारी जगह पे ये टर्म आई थी, रीजन टू बिलीव। अगर न्यायालय के पास विश्वास करने का कारण है तो बहुत सारी जगह पे ये लाइन पढ़ने को मिली है। तो विश्वास करने का कारण कब कहा जाएगा, तो जब किसी चीज को विश्वास करने के लिए सफिशिएंट फैक्ट्स हो, सफिशिएंट मात्रा में आपके पास पर्याप्त मात्रा में तथ्य हो, हेतुक हो, मोटिव हो उस पर बिलीव करने का, तो आप कहोगे कि हाँ ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे कोई बोले कि सूर्य जो है पूरब से निकलता है, तो आप कैसे मान के आए, क्योंकि आपके पास रीजन टू बिलीव है, क्योंकि आप सुनते आए हैं अपने बड़े से, अपने बुजुर्गों से, और आप देखते आए, तो आपके पास बिलीव करने का कारण, इसलिए आप बिलीव करते हैं। तो जब तक किसी चीज को मानने का पर्याप्त फैक्ट है, जब तक आप मानेंगे। 7 साल से कम आयु का बच्चा मर्डर नहीं कर सकता, तो ये ऑटोमेटिकली आपको खुद इंस्टिंक्ट होगा कि हाँ यार 7 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, 7 साल से कम आयु का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको उतनी समझ नहीं होती है। तो ये क्या है, बिलीव करने का सफिशिएंट रीजन है ना आपके पास, तो इसलिए आप उस चीज को मानेंगे कि हाँ ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेक्शन 26, और आज की क्लास के 40 मिनट यहीं खत्म होने वाले हैं। तो अब इतनी सेक्शंस में से आपको जो भी पूछना हो आप पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन कर रही हूँ। कोई डाउट हुआ हो इतनी सेक्शंस में से तो पूछ लीजिए। सेक्शन 20 से 26 तक हो गया कंप्लीट। सचिन, मनीषा, ऋचा, सौरभ। मैम मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या बेटा? एक तो लास्ट वाला जो पॉइंट था वो आप क्लियर कर दो। कौन सी सेक्शन का? सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ बताओ क्या। उसमें मैम 2 चीजें आपने जो 2-3 पॉइंट्स बताए थे वो एक बार और क्लियर कर दो आप। देखो इसमें इंक्लूड है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, मूर्त संपत्ति, ठीक है। मतलब जो संपत्ति छुई जा सकती है, देखी जा सकती है, वो कहलाती है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। लेकिन अब क्या होता है कि भूमि भी देख सकते हैं अपन और छू भी सकते हैं, इसलिए इन्होंने आपको क्लियरिफाई कर दिया कि टेंजिबल प्रॉपर्टी तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन ना तो उसमें लैंड आएगी, ना तो थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, जमीन से जुड़ी हुई कोई चीज नहीं आएगी। जैसे जमीन से जुड़ा हुआ कोई पेड़ है तो वो नहीं माना जाएगा। कभी कभी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जमीन से जकड़ी हुई मशीनरीज होती हैं, तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाती, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। जमीन से जुड़ी हुई चीजें, और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू अर्थ, ऐसी चीजें जो जमीन से जुड़ी हैं और फिर उनसे जुड़ी हुई चीजें, जैसे घर की नींव जमीन से जुड़ी होती है, बिल्डिंग बनी है और उससे जुड़े हुए खिड़की है, दरवाजे हैं, तो वो क्या होता है, ऐसी चीजें जो अर्थ से जुड़ी हुई चीजों से भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो वो ये है। और मैम और एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, ये हाँ बताओ।
रॉन्गफुल गेन और गेनिंग रॉन्गफुल ये दोनों सेम ही है या हाँ, फिर उसको उसने और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। रॉन्गफुल गेन क्या होता है वो पर्टिकुलर उसने डेफिनेशन दे दी, और गेनिंग रॉन्गफुली अब उसने आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कब मानोगे कि किसी पर्सन ने रॉन्गफुली गेन कर लिया है, वो उसने एक्सप्लेन कर दिया। उसको आपने ये पढ़ा होगा तो आपको ऊपर की दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। और लेकिन आपसे एग्जाम में अगर पूछ लें कि गेनिंग रॉन्गफुली और लॉसिंग रॉन्गफुली को कहाँ डिफाइंड किया गया, तो 23 टिक करके आना है ना। ये डेफिनेशन ही मानी जाएगी क्योंकि डेफिनेशन उसमें मतलब आ रहा है ना। तो अगर वो पूछे कि गेनिंग रॉन्गफुली लॉसिंग रॉन्गफुली कहाँ बताया गया है, तो 23 में, ये याद रखना। और जल्दी पूछो, टाइम अप होने वाला है। आवाज नहीं आ रही लक्ष्मी जी आपकी। फिर अनम्यूट कर दिया आपने। ऑडियो ऑन कीजिए आप अपना। हाँ, अब बोलिए। माइक पास में कीजिए अपना, माइक पास में कीजिए अपना। ये बोल रहा था कि जो डिसऑनेस्टली में whoever एनीथिंग है और फ्रॉडलेंटली में अ पर्सन इज टू, इसमें डिफरेंस बताइए। हाँ, वही तो मैंने बताया था। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता, मतलब जो कोई, मतलब कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है भाई, जरूरी नहीं कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जो एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन करा दे और दूसरे को रॉन्गफुल लॉस करवा दे, तो वहां पे कोई थर्ड पर्सन भी होता है। और यहाँ पे कपट पूर्वक में कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, मतलब लाइन पढ़ने से समझ में आ रहा है कि वो खुद कर रहा है ना। करता है मतलब वो खुद कर रहा है, तो वो खुद क्या कर रहा है, दूसरे को धोखा देने के आशय से कोई काम कर रहा है तो फ्रॉडुलेंटली। और ऊपर वर्ड क्या है, जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को अभिलाप कराए सदोष और दूसरे व्यक्ति को हानि कराए, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन भी की बात हो रही है। मतलब एक तो दो पार्टी खुद भी हो सकती है और उसमें बीच में कोई तीसरी पार्टी भी हो सकती है। और किसी को कोई डाउट? ये 25 में क्षति भी कवर होती है। हाँ, इसमें ये जो केस है ना, इसमें इन्होंने बोल दिया कि धोखा और क्षति कपट के अंतर्गत समाहित है। थैंक यू।